जय हिंद दोस्तों। आजकल हर किसी के पास बैंक अकाउंट होता है, चाहे वो करेंट अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे जनधन खाता हो, लेकिन बैंक अकाउंट हर किसी के पास होता ही है। अब इस बैंक अकाउंट को लेकर खास तौर पर मिडिल क्लास लोग हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं, उनको ज़्यादा टेंशन रहता है, ज़्यादा परेशानी रहता है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर ना पढ़े लिखे लोग हैं या फिर बहुत सारे ऐसे भी एजुकेटेड लोग भी हैं जिनको हमेशा टेंशन रहता है कि ये सेविंग अकाउंट है, इसमें कितना लेन देन करूं, लेन देन का क्या इसका लिमिट है, या फिर हम एक बैंक में कितना अकाउंट रख सकते हैं, बैंक अकाउंट रख सकते हैं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन का क्या लिमिट है, मिनिमम ट्रांजैक्शन का क्या लिमिट है। ये सब को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। इसके अलावा भी बैंक अकाउंट को लेकर बहुत सारे सवाल है, जो सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में देने जा रहा हूं, क्योंकि इस पर वीडियो पहले बना चुका हूं बहुत पहले, लेकिन बहुत सारे लोग इससे संबंधित अभी भी सवाल कर रहे हैं। तो मैं आज बताने जा रहा हूं आपको कि कौन सी प्रक्रिया करेंगे तो आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कौन सी प्रक्रिया करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स को लेकर और बैंक खाता को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है, और आपको बता दूं कि कुछ नया नियम आरबीआई ने भी जारी किया है। तो सबसे पहले बता देता हूं कि कुछ नियम है जो पुराने वाले हैं, कुछ नियम नए हैं। मैं सबको साथ में ही बता दे रहा हूं, बहुत कम समय लूंगा। देखिए, आपके पास बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूं, जिसे बचत खाता कहते हैं। उसमें क्या है कि आप साल में, साल के मतलब एक वित्तीय वर्ष, साल क्या होता है, आपको साल माना जाता है कि 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को साल खत्म होता है, मतलब वित्तीय वर्ष के हिसाब से जो सरकार का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का साल होता है। इस वित्तीय वर्ष की अगर बात करूं, आपको एग्जांपल के तौर पे बताओ, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का साल माना जाएगा। फिर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का साल माना जाता है। तो इस तरह से इसको वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो उस वित्तीय वर्ष में, मार्च टू मार्च, उस वित्तीय वर्ष के अंदर में आपको अपने बैंक अकाउंट पर, सेविंग अकाउंट पर 10 लाख रुपया तक ही कैश जमा कर सकते हैं। अब 10 लाख रुपया का मतलब है या तो एक बार आप 10 लाख रुपया कर ले, या फिर आप 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 या 5,000 करके 10 लाख रुपया जमा कर ले। लेकिन 10 लाख रुपया से ज्यादा का ट्रांजेक्शन आप कैश के रूप में नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि एक बार आप 50,000 रुपए से ऊपर का जमा करने जाते हैं अपने बैंक में कैश, तो आपको पैन नंबर देना पड़ता है। भले ही आपके अकाउंट में पैन नंबर ऐड है, दर्ज है, लेकिन फिर भी आपको पैन नंबर देना पड़ता है। ये 50,000 से ऊपर जमा करते हैं तो आपको पता ही होगा, और 10 लाख 5 लाख जमा करते हैं तो ये तो बहुत कंपल्सरी ही होता है, देना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। अब आते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का। तो सेविंग अकाउंट पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 25 लाख का लिमिट है, 30 लाख का है, 1 करोड़ का, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑनलाइन के लिए कोई लिमिट नहीं रखा गया है। ऑनलाइन आप जितना चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने अकाउंट पर, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपके पास उस पैसे आने का सोर्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पैसा आ कहां से रहा है, क्योंकि ये चीज अगर नहीं बता पाएंगे, हो सकता है कि बैंक इनकम टैक्स को नोटिफिकेशन दे दे, आपके बारे में जानकारी दे दे, आपके अकाउंट के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर लेन देन हो गया, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ साल का ऑनलाइन, तो हो सकता है दे दे, और इनकम टैक्स की तरफ से आपके पास नोटिस आ जाए कि आप बताइए कि यह पैसा कहां से ऑनलाइन लेन देन हुआ है। तो ये आपके पास इस चीज का प्रूफ होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए कि पैसा आया कहां से है। अगर ये प्रूफ प्रमाण बता देते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई डर नहीं है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सेविंग अकाउंट पर भी कोई लिमिट नहीं है। रही बात करेंट अकाउंट की, तो करेंट अकाउंट होता है क्या है कि बिजनेस वालों के लिए होता है, जो बिजनेसमैन के लिए होता है, जो दुकान के नाम से, फर्म के नाम से खुलता है, उसे वो करेंट अकाउंट होता है। उसमें अनलिमिटेड कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग का अलग जीएसटी वगैरह होता है, अलग सिस्टम होता है। वो लोग टैक्स तो देते ही देते हैं बिजनेसमैन, क्योंकि उनका बिलिंग होता है उस हिसाब से। लेकिन सेविंग अकाउंट वालों के लिए, जिनका बिजनेस के नाम से नहीं है, उनका यह सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इंडिविजुअल करेंट अकाउंट एक होता है, इंडिविजुअल करेंट अकाउंट, जिस पर सेविंग अकाउंट की तरह ही लिमिट होता है। उसमें भी सेम कंडीशन होता है जो बचत खाता होता है, सिर्फ उसका नाम इंडिविजुअल करेंट अकाउंट इसलिए होता है कि वो आप सेल्फ अपने नाम से खुलवाते हैं और लेन देन अनलिमिटेड उसमें कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन सेविंग अकाउंट वाला ही उस पर होता है, जो इंडिविजुअल होता है। लेकिन जो बिजनेस के नाम से होता है, फर्म के नाम से होता है, उसका अलग लिमिट होता है। दूसरा आपको बता दूं कि आपके बैंक खाता पर 4,000 रुपया से एक वित्तीय वर्ष में, मतलब साल में 4,000 रुपया से अधिक ब्याज आ जाता है, ब्याज आ जाता है। तो इससे आप साबित कीजिए कि कितना पैसा आपके अकाउंट पर रहा होगा। तो 4,000 रुपए तक इंटरेस्ट आ जाता है, तो आपको टीडीएस 10% देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बताया नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक टीडीएस आपके अकाउंट से कट जाता है, जिसके लिए रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको फिर रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन आपको कारण बताना पड़ेगा कि ये पैसा आया कहां से था, किस काम से था, आपका कहां खर्च हुआ, ये सारी चीज आपको बतानी पड़ती है।
तो आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां बताएंगे सारी चीज, तो आपका रिटर्न फाइल में पैसा वापस आ जाता है। इसके लिए अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो सारी चीजें देखिए एक वीडियो में बताना संभव नहीं होता है। आप रिटर्न फाइल जिनसे करवा रहे हैं या फिर करवाएंगे तो उनसे जानकारी ले लेंगे तो विशेष तौर पर वो आपको बता देंगे। अब अगला सवाल ये होता है कि कितना अकाउंट बैंक में रख सकते हैं अलग अलग बैंकों में। तो आपको बता दूं कि देखिए आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई रूल गाइडलाइन है ही नहीं कि आप एक ही रख सकते हैं, दो ही रख सकते हैं, 5 ही रख सकते हैं। ये लोगों के पास कंफ्यूजन है, हमेशा दिमाग में ये सवाल चलता रहता है। खासतौर पर नए युवा है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको ये सब चीजें जानकारी नहीं रहती। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। आप हर बैंक में एक एक अकाउंट रख सकते हैं अपना, हर बैंक में चाहे तो, बशर्ते कि आप उसे मेंटेन कर सके, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, सबका जो चार्जेज होता है वो पे कर रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप सक्षम है, रख सकते हैं। लेकिन कहा गया है आमतौर पर कि इंसान को एक नहीं तो 2 मैक्सिमम 3 अकाउंट तक ही रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके आसानी होता है। एक तो प्राथमिक अकाउंट आपके पास होता है जिसमें बहुत ज्यादा लेन देन करते हैं, आप हर लेन देन उसी पर करते हैं। हर तरह का यूपीआई हो गया, किसी को चेक देना हो, कोई पैसा मंगाना हो तो आप लेन देन उस पर करते हैं। जो एक मेन अकाउंट होता है जिसे प्राथमिक अकाउंट, वो आपके पास एक रखना चाहिए। और कभी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें वही अकाउंट का ब्यौरा वर्णन आप दे सकते हैं। एक सेविंग अकाउंट अलग से रखना चाहिए जिसमें आप बचत कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, अपना पर्सनल इंडिविजुअल जो किसी को पता नहीं हो तो वो अलग रखना चाहिए। तो 2 अकाउंट तो आमतौर पर रखना ही चाहिए, लेकिन किसी किसी को और जरूरत पड़ता है तो 3 हो गया मैक्सिमम, बहुत हो गया। लेकिन ये 10, 15, 20 अगर सेविंग अकाउंट रखते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। यहाँ तक कि बेकार मतलब का आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे या फिर आप मिनिमम बैलेंस उसमें नहीं रखेंगे तो ऐसे भी साल 2 साल में वो फ्रीज हो ही जाएगा। 2 साल बाद वो फ्रीज हो ही जाता है और उस पर ट्रांजेक्शन आप कर ही नहीं पाएंगे। फिर केवाईसी करेंगे, फिर चालू करेंगे, फिर ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, फिर 2 साल बाद वो फ्रीज हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप जरूरत भर ही अकाउंट रखें। अब रही टैक्स स्लैब के बारे में कि कितना पैसा, कितना इनकम पर टैक्स लगता है, तो आपको बता दूं ये आमतौर पर लोगों को पता है कि 7 लाख रुपया तक आपका इनकम है साल का, जो बचत है उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स दे नहीं है। उससे ज्यादा इनकम पर कितना टैक्स पे करना होता है उस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूं, जिस वीडियो का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा, आमतौर पर बता दूं कि आप 10 लाख भी कमाते हैं, 15 लाख भी कमाते हैं, लेकिन आपके पास 5 लाख 4 लाख ही साल में बचत होता है, तो आपको फिर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप रिटर्न फाइल करेंगे, अपना खर्चा बता देंगे, तो टैक्स देने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि आप 15 लाख कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना ही देना है। 15 लाख साल का कमा रहे हैं तो आपके खर्च भी तो 5-7 लाख रुपया साल का होगा, तो बचा कितना आपके पास? 5-6 लाख रुपया। तो इनकम टैक्स के दायरे में आप नहीं आते। इस चीज को समझिए। लोग को लगता है कि कमाई जितना करेंगे उस पर टैक्स लगता है। टैक्स कमाई पे नहीं है, इनकम टैक्स इनकम पर नहीं है। इनकम टैक्स उस पे है जो आप खर्च करके जो आपके पास बचता है उस पर इनकम टैक्स लगता है। और कितने पर कितना लगता है इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप पूरा उस चीज को समझ सकते हैं। और आप डिमांड करेंगे तो प्रॉपर वीडियो अलग से बना दूंगा। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं, जितने सब्सक्राइबर है, जितने भी व्यूअर है, उन लोगों से जानना चाहता हूं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मेरे इस चैनल पर। आप तो जानते हैं कि मैं बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं, लेकिन अभी कोई नया टॉपिक आपके मन में है, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, आपको उस टॉपिक पर जानकारी दो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि सारी बातें बैंकिंग से संबंधित हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, बहुत सारी बातें मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं, इस पर वीडियो डाल चुका हूं। कुछ नया कंटेंट, कोई नया आइडियाज, कोई नया आपके पास है जिस टॉपिक को मैं वीडियो बना सकता हूं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अन्यथा जो भी अपडेट आता है इससे संबंधित तो मैं देता ही रहता हूँ, इस चैनल पर आता ही रहता है। आप मेरे सब्सक्राइबर होते जानते ही होंगे, तो सब्सक्राइबर पहले से है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। नहीं सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इसी तरह जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।